छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कृषि का अध्याय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण के ही अंतर्गत आने वाला अध्याय 1 से 5, ठीक है, कवर करता हुआ वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। और अध्याय 1 से 5 तक देखा जाता है कि ज्यादातर आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न उसी से पूछ लिए जाते हैं, खासकर अध्याय नंबर 1, ठीक है। तो उसका वीडियो सेपरेट बना हुआ है। आज का इस वीडियो में हम कृषि का अध्याय कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आपको और दिया जाएगा, जिसमें हम खनिज और विद्युत आधारभूत संरचनाएं उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। वानिकी का वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें केंद्रीय जो मतलब सेंट्रल डेटा जो आता है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट का और इकोनॉमिक सर्वे का मिला जुलाकर हम उसको कवर कर लेंगे सेपरेट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आजाद CGPSC एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। एक बात और आप सभी से शेयर करना है, आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं आगामी सत्र के लिए। 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके बाद के लिए। तो उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी किसी भी एग्जाम से संबंधित तैयारियों के लिए हम ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करते हैं। एक सर्व प्रचलित कोर्स जिसका नाम आपको पता है, सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा चलाया जाता है। अब ये जो आपका सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज है, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का संपूर्ण टॉपिक इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको कवर होता है। वैलिडिटी आपको 12 महीने की मिलेगी और ये अब आपको आजाद CGPSC एकेडमी एप्लीकेशन पर नहीं, आपको मिलेगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। जी हाँ, आजाद CGPSC एकेडमी ऐप जो है अब वो रिप्लेस हो गया है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से। नया अपडेटेड ऐप है, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे किस नाम से, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। वहां पर ये सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज आपकी इस एप्लीकेशन के अंतर्गत ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले जब आप आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें एग्जाम कैटेगरी पूछेगा। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत देश में होने वाले समस्त एग्जाम को कवर किया जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब, चाहे आप IAS की तैयारी करना चाहते हो, UPSC की, आप CGPSC की करना चाहते हो, MPPSC की, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की, SSC की, सारे एग्जाम उसमें कवर है। तो सबसे पहले आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, जो फ्रंट पेज पे ही दिखा देगा आपको। तो आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है CGPSC CG व्यापम, उसका एक कॉलम बना हुआ है, मतलब एक सेक्शन, एक टाइल बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम सेट हो जाएगा। तो CGPSC और CG व्यापम से रिलेटेड ही आपको कोर्स नजर आएंगे, सारे कोर्स नजर नहीं आएंगे ऐप में। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐप में जाके आप सारे कोर्स ढूंढ रहे हो, अपने रिलेटेड कोर्स ढूंढ रहे हो, नहीं। एक बार CGPSC CG व्यापम कोर्स सेलेक्ट किया तो आपको वही संबंधित कोर्स ही नजर आएंगे, जैसे सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज, समन्वित सीरीज, मेरे द्वारा पढ़ाया गया एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, सेपरेट जनजाति का वीडियो है, मतलब वीडियो कोर्स है, पंचायती राज का वीडियो कोर्स है, वो सारा, ओके। आजाद सर के द्वारा बहुत सारे कोर्सेस है जो CGPSC से संबंधित है। तो इस बार हम फिर से आगामी सत्र के लिए ये कोर्स, ये बैच नया हम शुरू कर रहे हैं। आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं केवल शुरू में 599 में। जब हम ये कोर्स लॉन्च करते हैं 599 में हम इसको आपको अवेलेबल कराते हैं। बाद में ये कोर्स कुछ दिनों बाद 699 हो जाता है। तो जल्दी कीजिए, कुछ दिनों बाद ये 699 हो जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास के माध्यम से हम ये आपको क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन तो बेसिकली लाइव क्लास के माध्यम से ही कवर होता है, और जो लाइव नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड हम पहले से दे देते हैं। तो रजिस्टर आप अभी से कर सकते हैं। इसमें पहले से स्थित, मतलब पहले से रिकॉर्ड किए गए जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड करवा दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब करवा दिए गए हैं। तो आप उस वीडियो का भी आप फायदा ले सकते हैं अभी से। लाइव क्लासेस जो है वो 11 फरवरी का एग्जाम जैसे ही हो जाता है प्रीलिम्स, उसके बाद हम एक तिथि डिसाइड करेंगे फरवरी में ही, वहां से फिर लाइव क्लास चलने लगेगी। तो उसके पहले ऐसा नहीं कि कोर्स में कुछ नहीं होगा, उसके पहले भी छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर समस्त टॉपिक आपको रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से दे दिया जाएगा ऑलरेडी। फिर लाइव क्लासेस अपडेटेड चलते रहेंगे, और ठीक है। तो क्लियर है, CGPSC CG व्यापम को लेकर सारे एग्जाम उसके कवर होंगे। इसके अंतर्गत न्यू एडिशन लॉन्च हो चुका है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप का नाम ध्यान रखें। किसी को अगर समस्त विषय चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समस्त विषय, CSET मतलब मैथ्स और रीजनिंग, साथ में हिंदी भाषा, उसको लेकर समन्वित संयुक्त सीरीज हम चलाते हैं। ये मात्र 2199 में 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल के साथ वगैरह सब। ये भी लाइव और रिकॉर्डेड होगा। इसके अंतर्गत कुछ विषय आपको रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, कुछ आपके लाइव कवर होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको तकरीबन 700 प्लस वीडियोस देखने को मिलेंगे। पूरी डिटेल तैयारी आप कर सकते हैं घर बैठे ही। कंटेंट जो रहेगा पूरी तरीके से क्वालिटी इंश्योर रहेगा, जिसमें आप क्वालिटी से बिना समझौता की अपनी तैयारी कर सकेंगे। क्लियर है। वीकली आंसर राइटिंग सेशन जैसा भी हमारे द्वारा कुछ आपको प्रैक्टिस इसमें करवाया जाता है आजाद सर के द्वारा, मेरे द्वारा।
तो इसमें सारी चीजें कवर है, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, तो 1 साल की वैलिडिटी इसकी भी है। ये समस्त विषय को लेकर है और ये छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर है। तो ये 2 कोर्स अभी हमने आगामी सत्र के लिए लॉन्च कर दिए हैं, अभी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें वीडियो हम कंटेंट डलवा दिए हैं, मतलब आगामी सत्र मतलब जैसे 11 फरवरी की परीक्षा होती है उसके बाद हम लाइव क्लास की एक डेट डिसाइड करके लाइव क्लास चलाना शुरू कर देंगे। चलिए, इसकी प्राइस रखी गई जैसे मैंने बोला 2199, बाद में फिर ये जाके 2599 हो जाता है, ये बात ध्यान रखें ना। तो जल्द से जल्द इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी कहां मिलेगा? आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा, सीजीपीएससी सीजीव्यापम एग्जाम सेट करने के बाद। चलिए अब शुरू करते हैं कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। ओके, शुरू करें। चलिए आइए दोस्तों, फसल क्षेत्र राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको जीएसडीपी कहते हैं, स्थिर भाव के आधार पर ही हमको करना होता है। ये सारे आंकड़े हमने देख लिया है पहले के जो अध्याय 1 से 5 कवर किए थे उसके अंतर्गत, तो इसको मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी में थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें देख रखे, लेकिन फिर भी कृषि का अध्याय पढ़ रहे हैं तो कृषि से संबंधित बातें फिर से देखनी चाहिए हमको। तो जीएसडीपी में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जिसको जीएसडीपी कहते हैं, उसमें कृषि का जो योगदान है वो कितना है रुपए में? कितना? 26,98,261 लाख रुपए। बाद में लाख नहीं जोड़ना, केवल रुपए नहीं है। आप केवल 26,98,000 अगर करेंगे जीएसडीपी में तो काफी कम हो जाता है। राज्य के जीएसडीपी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 26,98,261 लाख रुपए जीएसडीपी में किसका योगदान है? कृषि का योगदान है, रुपए में की बात करें। यही योगदान अगर प्रतिशत की बात करें तो देखो अलग अलग मद होते हैं, जैसे कृषि हो गया एक हो गया आपका निर्माण, फिर विनिर्माण, सेवा, उद्योग, तो ये सारे अलग अलग जो मदें होती है उसका कंट्रीब्यूशन भी हम देखते हैं। ठीक है, तो अकेले कृषि का कितना है? 9.89%। तो 100% इन सबको मिला के उसमें 100% में 9.89% योगदान कृषि का है, कृषि का। करेक्ट। अगर वृद्धि देखा जाए स्थिर भाव के हिसाब से ही, अभी देखो 22-23 का हम आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं तो डेटा तो वही होने वाला है और इसी का ही डेटा आपको पूछेगा। तो वृद्धि अगर बात की जाए स्थिर भाव के अनुसार इस बार प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई कृषि क्षेत्र में? तो 6.53%। ये सारे डेटा हमको पता है, अभी तक याद होने चाहिए, ऑलरेडी वीडियो दिया जा चुका है। राज्य का लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, डेटा तो हम कब बहुत समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, राज्य में कृषक परिवारों की संख्या भी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये भी आपको कंठस्थ होना चाहिए। 40.10%, सॉरी लाख, ठीक है, लाख राज्य में कृषक परिवार की बात कर रहे हैं। लघु एवं सीमांत श्रेणी में जो उसके अंतर्गत कृषक परिवार आते हैं वो कितने हैं? 82%। बोलने का मतलब है देखो ये कृषक परिवार है और लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कृषक की प्रतिशत है 100%, जैसे कुल कृषक मान लिए उसमें लघु और सीमांत कृषकों की संख्या अगर बात करें प्रतिशत के हिसाब से 82%। ठीक है, तो बचे 18% जो कृषक है वो सामान्य कृषक कहलाते हैं, जिनके पास भूमि का रकबा, जो भूमि क्षेत्र है कृषि करने के लिए वो ज्यादा है। तो लघु और सीमांत किसको बोलते हैं? जो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि होती है उसके अनुसार इनके पास कम है, जैसे 1 एकड़, 1-2 एकड़, तो उसके बाद लघु और सीमांत श्रेणी में रखा जाता है। इसकी भी डेफिनेशन मैंने पहले बता चुकी है ऑलरेडी आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को 5 बार मिला है, तो फोकस करते हैं जो बातें हमको ध्यान में रखनी है। टोटल 5 बार मिला है, 5 बार। ठीक है ना, कहां लिखा है 5 बार? 5 बार अच्छा आएगा, बाद में देख लेते हैं। ये देखो 5 बार मिला है, करेक्ट। सबसे लेटेस्ट में प्राप्त हुआ है फरवरी 2020 में, लेकिन ये 2020 का पुरस्कार नहीं है। ये पुरस्कार किसका? 2016-17 के लिए प्रदेश में 2016-17 में जो प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक रहा, उसके लिए फरवरी 2020 में मिला है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 2000 आपको 20 नहीं दिखेगा, ये 2016-17 के लिए 2020 में मिला है। बात समझ में आई आपको? ठीक, किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत। ठीक है, अभी राष्ट्रीय कृषि कर्मण प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये एक बात हो गई। राशि मिलती है 5 करोड़ रुपए। इसके पहले मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को 5 बार ये कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कब, कौन से वर्ष, किसके लिए, ये जरूरी है। देखो क्यों दिया जाता है, वो भी रीजन है। कृषि के विकास, कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए शासन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, देखो धान उत्पादन हेतु 2010-11, फिर 12-13, फिर 13-14, 10-11, 11 के बाद 12 पकड़ना पड़ेगा, 12-13 और फिर 13 से शुरू करके 13-14। तो यहां पर एक गैप आ रहा है, ऐसा नहीं कि 11-12 से शुरू हो रहा है, ये 12-13, लेकिन फिर ये 13-14। ठीक है, यहां पर एक गैप आ रहा है 1 वर्ष का। तो ये 3 बार जो है
धान उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। दलहन उत्पादन के लिए 2014-15 में मिला, और खाद्यान्न उत्पादन के लिए 2016-17 में, जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं, जो फरवरी 2020 में मिला है, 2016-17 में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु वो है। ठीक है, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़े, ये सारे फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कभी भी प्रश्न पूछ सकता है, पूछता भी है इन सब चीजों से। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य पोषित अभियान जो है, जैविक खेती मिशन जो चलता है 2014 से है, और यही केंद्र पोषित अभियान की बात करें, केंद्र प्रवर्तित अभियान की बात करें, तो वो किस नाम से चलता है? परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 से। तो ध्यान रखें, केंद्र से पहले छत्तीसगढ़ ने जैविक कृषि पे फोकस किया हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो केंद्र से पहले राज्य ने, छत्तीसगढ़ ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया था, जैविक खेती मिशन के माध्यम से। ठीक है, पूर्ण जैविक जिले छत्तीसगढ़ में कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक का भाग बन चुका है अब, चूंकि इसमें परिवर्तन अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है, तो 5 जैविक पूर्ण जिले हैं, जैविक मतलब पूर्ण जैविक जिले हैं छत्तीसगढ़ में। एक गरियाबंद, बाकी 4 जो है बस्तर के। 1+4 करके ध्यान रखना। 1+4 क्यों? 4 जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले 4 जिले, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। कैसे? देखो, बीजापुर सबसे नीचे, बीजापुर के साइड में, राइट साइड में सुकमा। ठीक है, फिर बीजापुर के ऊपर आपका नारायणपुर, और वहीं से लगा हुआ है दंतेवाड़ा। तो मतलब ऐसे घूम रहे सब, यहां सब आसपास के जिले लगे हुए। ठीक है, तो ये 4 जिले हो गए। कौन कौन से छूटा है? कांकेर छूटा हुआ है, बस्तर छूटा हुआ है, कोंडागांव छूटा हुआ है। 7 जिलों में बस्तर के। ठीक है ना, 4 जिले क्लियर है, प्लस एक गरियाबंद ध्यान में रख लेना, प्लस एक गरियाबंद ध्यान रख लेना। तो 5 पूर्ण जैविक जिले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। क्लियर? लेकिन देखो, ये 5 जिले हुए, अभी देखो 27 जिले के हिसाब से ले रहा है इसको, अभी इसमें 33 जिलों वगैरह की बात नहीं की। तो 5 जिले इसमें पूर्ण जैविक जिले हो गए, बचे कितने जिले? 22। तो इस 22 जिलों को क्या किया? इस 22 जिलों में से बचे हुए जो पूर्ण जैविक जिले घोषित नहीं किए गए थे, उसके एक एक विकास खंड को लेकर उसको जैविक कार्यक्रम वहां चलाया जाएगा। तो देखो यही पॉइंट लिखा है, 22 जिलों में एक एक विकास खंड को लेकर पूर्ण जैविक बनाने के लिए वहां कार्यक्रम चलाया जाएगा। 22 तो पूर्ण जैविक हो गए, बचे हुए 22 जिलों का क्या? बचे हुए 22 जिलों का एक एक विकास खंड उठाकर उसको फिर पूर्ण जैविक बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। करेक्ट? 2021-22 में कुल जैविक, अभी देखो कुछ आंकड़ा जो है, देखो हर आंकड़ा जो है 22-23 का उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो आंकड़ा जिस समय का उपलब्ध है वो आपको दिया जा रहा है लेटेस्ट, मतलब पीडीएफ के हिसाब से ही। तो इसके पहले मतलब इससे संबंधित 2021-22 में कुल जैविक खेती क्षेत्र, तो ये कुल जैविक खेती क्षेत्र का जो आंकड़ा है 21-22 का ही उपलब्ध है, उसके बाद का नहीं है। तो कुल जैविक क्या बोलते हैं खेती क्षेत्र कितना है? 67,500। ठीक है, एकड़ में। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 52,500 एकड़ में, और जैविक खेती मिशन के तहत 15,000 एकड़ में कुल जैविक खेती की गई। तो ये भैया केंद्र प्रवर्तित है, ये राज्य प्रवर्तित है। तो किस राज्य प्रवर्तित या केंद्र प्रवर्तित के आधार पर, मतलब कौन सी योजना पे फोकस करके खेती की जा रही है, उसके आधार पर बांट दिया गया है। अच्छा सॉरी, इसके बाद का डेटा भी उपलब्ध हमारे पास आगे है। ये देखो 22-23, सॉरी अगले पेज में था। तो 22-23 का डेटा के अनुसार, लेकिन डेटा देखो कम हो गया। 21-22 में 67,500 एकड़ पे खेती हुई जैविक खेती, लेकिन इस वर्ष कितनी कम हो गई? 16,000 मात्र। ठीक है, तो जैविक खेती मिशन के अंतर्गत 15,000 एकड़ और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1,000 एकड़ पर ही जैविक खेती की गई मात्र योजना के अंतर्गत। तो देखो राज्य का जो है ना उतना ही रहा, राज्य के द्वारा जो जैविक खेती मिशन चलाया जा रहा है उससे खेती उतनी ही रही। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत जो खेती है एकड़ के हिसाब से वो कम हो गई, मात्र 1,000 एकड़ पे ही की गई। चलो आगे बात करें, तो जैविक फसलें किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक, मतलब ऐसे खादों का प्रयोग करना जो परंपरागत है, जैसे गोबर, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल जो आपके खाद वगैरह होते हैं उसको यूज नहीं करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैविक फसलें। मतलब प्राकृतिक रूप से, एक तरीके से परंपरागत रूप से जो खेती की जाती है, जिससे नुकसान नहीं होता फसलों वगैरह को, जिसे मतलब हम जब खाते हैं तो उससे भी हमको स्वास्थ्य के मतलब उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो मतलब एक तरीके से वही है। तो देखो जैविक फसलें कौन कौन सी छत्तीसगढ़ में? राज्य की जो धान की सुगंधित किस्में हैं और सुगंधित किस्मों के नाम लिखे हुए, जैसे बासमती हो गई, बादशाह भोग हो गया, दुबराज हो गया, ये सब चावल के नाम है। उसके अलावा मक्का, उसके अलावा कुछ लघु धान्य फसलें जैसे कोदो कुटकी, रागी, सावा, कोसरा आदि। उसके अलावा दलहन तिलहन की बात करें तो उसमें आपका अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, ये सबकी जैविक खेती की जा रही है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़े।
सूक्ष्म सिंचाई योजना, भैया इसको तो हम याद कर करके थक चुके हैं, इतने बार आ चुका है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग और नकदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप्स, ये लाइन को ध्यान में रख के ये आपकी योजना शुरू की गई थी, ठीक है। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप्स, तो प्रत्येक बूंद से अधिक फसल के उद्देश्य से स्प्रिंकलर और ड्रिप टपक सिंचाई को प्रोत्साहित किया गया। तो स्प्रिंकलर जैसे आप देखे होंगे, जैसे इसका उदाहरण, खैर जो गांव परिवेश में रहता है, कृषि से संबंधित है, मतलब उसका जो परिवार है कृषक परिवार से आता हो या देखा हो कभी ना कभी, तो उसको ये स्प्रिंकलर वगैरह पता होता है, और जनरली सभी को पता होता है। जैसे स्टेडियम वगैरह में आपने देखा होगा, तो सभी ने देखा होगा कि ऐसा स्टेडियम में जैसे हॉकी वगैरह होता है, तो फिर एक ऐसा छोटा सा डिवाइस निकलता है जो चारों तरफ पानी सींचता है, राइट, गोल गोल घूमते हुए, उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो उसके माध्यम से, तो इससे क्या होता है ना, पानी की बर्बादी नहीं होती है, और हर तरीके से सभी क्षेत्र कवर करते हुए पानी उस पर सिंचाई हो जाती है, करेक्ट। तो स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाता है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। लघु एवं सीमांत कृषकों को, जिनके पास भूमि कम है, उनको लघु और सीमांत कृषक कहते हैं। 70% अनुदान मिलता है स्प्रिंकलर पर। अनुदान मतलब अगर स्प्रिंकलर सेटअप करने में जितना खर्चा आता है, उसका हिस्सा, कितना हिस्सा सरकार देगी, तो 70% हिस्सा सरकार देगी। सरकार में भी केंद्र और राज्य कितना कितना देगी, वो भी बटा हुआ है। इस 70% में 33% केंद्र और 37% राज्य देगी, लघु और सीमांत का 70% में। अन्य किसानों को, जो लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो थोड़े से संपन्न किसान हैं, जिनके पास भूमि ज्यादा है, उनको 50% अनुदान मिलेगा स्प्रिंकलर पे। 27% केंद्र देगी और 23% राज्य देगी, करेक्ट। तो ये डेटा हम काफी पहले से करते आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई 2015-16 में। अभी एक और बात देखो, जैसे सरकार चेंज हो चुकी है, ठीक है, तो भूतपूर्व सरकार के संबंधित जो भी आंकड़े या योजना वगैरह होगी, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, पूछने की संभावना कम है। अभी अब चूंकि सरकार किसकी आ चुकी है आपको पता है, उससे संबंधित कोई बातें होंगी तो पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब डेफिनेटली, मतलब यही कहूंगा मैं, वो चीजें पूछी जाएगी, चाहे योजना से संबंधित हो, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित हो, जो पिछली सरकार से संबंधित ना हो या पिछले सरकार की उपलब्धियों को बताती हो। ये बात फैक्ट है। तो ऐसी बातें पूछे जाने की संभावना है जो अभी जो नई सरकार आई है, और जब वो सरकार पहले थी, तो उस समय की अगर कोई बातें शुरू हुई थी उस समय, तो उससे संबंधित बातें पूछी जाएगी। जैसे देखो, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो केंद्र में किसकी सरकार है और राज्य में उसी की सरकार आ चुकी है, तो ये चीजें पूछने की संभावना ज्यादा है। तो ये पूछ सकता है 15-16 में शुरुआत हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, इतने बार पूछा जा चुका है कि जिसका हिसाब नहीं है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों का विकास, भू जल संवर्धन, उपलब्ध जल की दक्षता पूर्वक उपयोग, मैनेजमेंट, इन सबको लेकर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। योजना अंतर्गत कुल स्वीकृति कितने करोड़ रुपए की, ये डेटा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये डेटा थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित वाला डेटा ध्यान में रख सकते हो। बाकी फिर इस स्लाइड से ना, ये महत्वपूर्ण है, केवल उद्देश्य थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना इसका, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, ठीक है, कि किस उद्देश्य से किया गया। तो उसमें देखो ऐसा है ना, वर्षा का जल होगा उसको किस तरीके से संग्रहित करें, उसका संचयन करना, सिंचाई स्रोतों का विकास करना, भू जलवर्धन करना, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी बिल्कुल पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री है क्योंकि सामने में। खरीफ वर्ष 2016 से शुरू किया गया था। अभी क्षतिपूर्ति देखो, फसल को किस प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी तो बीमा यह कवर करेगा, उसके बारे में ये सारी बातें दी है। पात्रता के मापदंड क्या क्या है, बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में या बुआई फेल हो जाता है अगर, ठीक है, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, स्थानीय आपदा के मामलों की क्षति स्थिति में, फसल की कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल को अगर कुछ नुकसान हो जाता है उसी स्थिति में, फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में। तो ये सभी स्थिति में जो है पात्र होंगे किसान, इस तरीके से किसी भी स्थिति में नुकसान होने पर, ठीक है। बीमित मतलब जिन किसानों का इस योजना के तहत बीमा हो चुका है, वर्ष 2021-22 में कृषकों की संख्या इतनी थी, 22-23 में ये हो गई। तो ये डेटा ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, पूछ देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने कृषकों का बीमा हो चुका है। तो ये डेटा ध्यान रखें। अभी इतना ध्यान में रखते हुए इसी कारण इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं 13.95 लाख,
ठीक है, 13.95 लाख। इतने किसानों का बीमा हो चुका है इस फसल बीमा योजना के तहत। किन किन स्थिति में बीमा होगा, मतलब उनको पात्र होंगे वो, ये प्रश्न पूछा जा चुका था। किसमें पात्रता नहीं होगी, ऐसा करके 4 ऑप्शन में से एक पता करना था। तो ये सारी पात्रता देख लो, क्या नहीं होगा आपको पता चल जाएगा ऑप्शन जिस तरीके से आएगा। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये कब शुरू किया गया था? 19 फरवरी 2015 राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब ये स्टैटिक जैसा ही हो चुका है भाई, है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। 2021-22 में ना नाम परिवर्तित कर दिया गया, और नाम परिवर्तित करके बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, भूमि पोषण अभियान रख दिया गया। भूमि पोषण अभियान, बीपीए। ठीक, पूछ देगा कि भूमि पोषण अभियान का भूतपूर्व नाम क्या था, या फिर इस योजना का नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया। 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये दोनों ध्यान रखना, एक ही है, नाम परिवर्तित हो गया। क्रियान्वयन आगामी 5 वर्ष, मतलब 21-22 से 25-26 तक के लिए ये पूरा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा भूमि पोषण अभियान के तौर पे। ठीक है, भूमि पोषण अभियान के तौर पे नाम चेंज हो गया, अब अगले 5 साल का टारगेट बना दिया गया कि इसका क्रियान्वयन होगा। 21-22 में योजना अंतर्गत कितना हजार ग्राम, 3104 ग्रामों का चयन किया गया है भूमि पोषण अभियान के तहत। ठीक है, योजना के अंतर्गत क्या होगा, मृदा की स्थिति का आकलन होगा कि कितना पोषक तत्व उसमें है, नहीं है। अगर नहीं है तो उस तरीके से उसको खाद या फर्टिलाइजर दिया जाएगा उसमें। ठीक, सरकार द्वारा हर 2 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, और सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मतलब पता हो कि क्या क्या चीज की इसमें कमी है और क्या पोषक तत्वों की इसमें आवश्यकता है। ठीक है, क्या वही चीज दिया हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे भी हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, भी क्या क्या कमी है क्या है। जैसे रिपोर्ट की बात कर लिया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो एक कार्ड हमको मिलता है, रिपोर्ट कार्ड। तो वैसे ही है, भूमि का परीक्षण करके, मृदा का परीक्षण करके उसका हेल्थ चेकअप हो रहा है। जो भी चीज की कमी है वो रिकमेंडेड होगा कि ये पोषक तत्व की कमी है, उसके हिसाब से किसान जो है इसमें फर्टिलाइजर यूज करेगा। बस सीधी सी बात है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नाम, परिवर्तित नाम, कब से कब तक, आगामी 5 वर्ष का टारगेट, कितने ग्राम इसमें चयन किए गए हैं और उद्देश्य क्या है, और डेफिनेटली शुरुआती वर्ष 19 फरवरी 2015। करेक्ट, बढ़ते हैं आगे। कृषि यांत्रिकीकरण, कृषि यांत्रिकीकरण इस योजना के अंतर्गत, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना और फार्म मशीनरी बैंक की योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को, ध्यान रहे, लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। 2 है। यहां पर लोग सोचेंगे कि यह कृषि यांत्रिकीकरण सबके लिए होगा, नहीं, लघु सीमांत कृषकों के लिए उनको ना किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे जो भी कृषि से संबंधित यंत्र वगैरह है। ठीक है, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बहुत सारे यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ट्रैक्टर आता है, स्प्रिंकलर आता है, बहुत सारी चीजें। तो कृषि उन्नत यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा किराए पर। साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना भी इस योजना का जो है उद्देश्य होगा। करेक्ट। वित्तीय सहायता क्या होगी, 10 लाख रुपए कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु हर मतलब एक क्षेत्र को दिया जाएगा। बात समझे इसको, यहां पर कृषि यंत्र सेवा केंद्र, यहां पर 10 लाख किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ये जो कृषि यंत्र सेवा केंद्र है, जहां से जो यंत्र है वो किसानों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे क्षेत्रों को। क्लियर है। ये राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना ऑलरेडी की जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक केंद्र के पीछे कितना मिल रहा है, 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। आई बात समझ में, 10 लाख रुपए दिया जा रहा है ताकि वहां पर यंत्र वगैरह उपलब्ध हो और किराए से दिया जा सके किसानों को। सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना, अब इससे प्रश्न आने की संभावना आप ही खुद बताइए, ज्यादा होगी कि कम? कम होगी, क्योंकि ये भूतपूर्व सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना थी गोधन न्याय योजना। लेकिन फिर भी देख लेते, क्या पता पूछ दे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो 20 जुलाई 2020 हरेली के दिन वर्ष 2021-22 मतलब एक जो मतलब वित्तीय वर्ष चला था 2021 के लिए, तो 2021 लिखा हुआ है। 20 जुलाई 2020 हरेली के दिन शुरू किया गया था। सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठानों समितियों के द्वारा गोबर खरीदी। गौठान समितियों के द्वारा 2 रुपए प्रति किलो की दर से, जैसे आपको पता है, गोबर खरीदा जाएगा। कितना क्विंटल? 86.46 लाख क्विंटल गोबर। 3.98 लाख पशुपालकों से क्रय किया जा चुका है। मतलब ये डेटा है, लेकिन इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। अभी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, एक तरीके से खाद, ठीक है, एक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। कितना क्विंटल उत्पादन, कितना उसका विक्रय, और
इससे खाद बनाकर, मतलब जो कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, वर्मिंग कंपोस्ट जिसको बोल रहे हैं, उसको किस दर से विक्रय किया जाएगा सरकार के द्वारा? 10 रुपए प्रति किलो। तो देखो 2 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार खरीदी कर रही है गोबर की, और 10 रुपए प्रति किलो की दर से उसका कंपोस्ट बनाकर, वर्मिंग कंपोस्ट बनाकर उसको बेच रही है। ठीक है, तो सरकार की एक तरीके से मतलब ये इनिशिएटिव था पिछले सरकार के द्वारा। पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर फिरा के जरूर जाइएगा एग्जाम में। सुपर कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, उत्पादन कितना क्विंटल, तो ये सब डेटा ना बकवास है, ये सब हमको करना नहीं है, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कितने दर से किया जाएगा वो ध्यान में रख सकते हो, बाकी कितना क्विंटल वगैरह अब तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 रुपए प्रति किलो की दर से सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी है जो कंपोस्ट तैयार कर रहा है उसका। ठीक है, 6.5 रुपए प्रति किलो। ठीक है, उत्पादन गौठान स्वसहायता समूह के द्वारा किया जाएगा, और विक्रय कौन कर रहा है? बना ये रहे कंपोस्ट, उत्पादन ये कर रहे हैं, और बेच कौन रहे हैं? उस कंपोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए। ठीक है, कृषि का अध्याय जल्दी से कवर करना, ज्यादा टाइम भी ना लगे आपको। लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, शासकीय भूमि में 40 हेक्टेयर, शासकीय भूमि में ध्यान रखें, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना का जो कवर होगा 40 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के तालाबों का निर्माण करना है, 100% शासकीय व्यय पर, राज्य पोषित, मतलब राज्य वहन करेगा तालाब खुदवाने के लिए इस योजना के माध्यम से। बस ये ध्यान रख लेना इसमें, और क्या, शासकीय भूमि पर होगा, किसी की भूमि पर नहीं होगा। किसान समृद्धि योजना या लघु सिंचाई नलकूप योजना, इंपॉर्टेंट, नलकूप वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए है ये। क्या, जैसे कौन सा क्षेत्र आता है? कवर्धा वाला क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, जो मैकल श्रेणी से लगा हुआ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा मैकल श्रेणी वाला वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। मुंगेली हो गया, कवर्धा हो गया, ठीक है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र आता है। तो उसके लिए ना ये योजना शुरू की गई थी। भूजल का नलकूपों के द्वारा समुचित उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ऑब्वियसली। अनुदान, नलकूप अनुदान और पंप प्रतिस्थापित, ये राज्य पोषित होगा कंप्लीटली। एसटी एससी के लिए कितना 1000 रुपए, ओबीसी के लिए कितना, जनरल के लिए कितना, ये पूरा क्राइटेरिया है। जनरल को 25,000 रुपए दिया जाएगा, किसानों की बात कर रहे हैं। ओबीसी किसान को 35,000 और एसटी एससी 43,000 रुपए। ठीक, क्लियर? नलकूप और पंप प्रतिस्थापित करने के लिए, नलकूप कुआं, ठीक है क्या, सॉरी नलकूप मतलब किसको बोलते हैं? हैंडपंप को बोलते हैं क्या, मतलब बोरिंग, बोर, और उसमें डेफिनेटली पंप रहेगा, सबमर्सिबल पंप। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़े। नलकूप मतलब वो हैंडपंप जैसा, मतलब उसमें फिर पंप लगे, मतलब सबमर्सिबल पंप जो रहता है ना, बोरिंग करवाते हैं, बोलते हैं बोर करवाते हैं, वो उसके लिए। शाकंभरी योजना इंपॉर्टेंट, नलकूप राज्य के समस्त जिलों में होगा। ये वृष्टि क्षेत्र के लिए नहीं है, वृष्टि छाया क्षेत्र के लिए नहीं, समस्त जिलों के लिए। प्राकृतिक जल स्रोत सिंचाई संसाधनों का विकास करना, तो प्राकृतिक जल के स्रोत होते हैं तो उनका जो है एक तरीके से विकास करना होगा। लघु सीमांत कृषकों को इसमें कूप निर्माण के लिए 50%, कूप मतलब होता है कुआं एक्चुअली में, नलकूप मतलब होता है बोर, कूप मतलब कुआं। पंप क्रय के लिए 75% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनुदान है लघु सीमांत कृषकों के लिए। कृषि विपणन, विपणन मतलब क्या होता है भैया, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, मार्केटिंग। मार्केटिंग तो ये ज्यादा अच्छे से होगा समझने के लिए हमारे, ठीक है क्या, मार्केटिंग चीजें इजी हो जाती है, मतलब कृषि के जो उत्पाद वगैरह रहेंगे उसकी मार्केटिंग करेंगे, बाजार में विक्रय वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग की बात करेंगे तो उसके प्रचार प्रसार की भी बात होगी, अलग तरीके से विक्रय करने की भी बात होगी, ये सब मार्केटिंग होती है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन, राज्य में कृषि उपज मंडियों की संख्या। अब देखो, मार्केटिंग होने का एक प्लेस होता है जैसे जिसको हम बोलते हैं बाजार, तो कृषि के उत्पादों को उत्पाद जो होते हैं, कृषि के उत्पाद जो होते हैं उसको विक्रय करने का भी एक प्लेटफॉर्म होगा, एक बाजार वगैरह होगा जिसको हम मंडी बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 69। उप मंडियों की संख्या 118। इतनी बार पूछा जा चुका है, अभी भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सरकार वगैरह का मतलब नहीं है, ऐसे फैक्ट में सरकार वगैरह का मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार थी या नहीं है या अभी कौन सी है, फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम, अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न कई बार आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। अब मार्केटिंग की बात की तो ट्रेडिंग वगैरह होगा ना कृषि उत्पादों का, तो ये पोर्टल है ई नैम जो है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको बोल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जिसे भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी श्रृंखला को एक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देना। तो देश की जितनी भी मंडी है वो क्या हो गई? एक पोर्टल के माध्यम से जुड़ गई, करेक्ट है।
और एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बन गया, जिसमें अब मार्केटिंग होगी, ट्रेडिंग होगी कृषि उत्पादों की, उपजों की। लाभ पूरा देश तो एक मंडी बन गया उस पोर्टल के माध्यम से। इंटरनेट से वही होता है ना, सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है। किसान अपना माल उस मंडी से बेचने के लिए स्वतंत्र होगा जहां उसे भाव अधिक मिलेगा, सीधी बात है, इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। भारत सरकार द्वारा देश के चयनित कितना 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया। तो कुल इतने आप क्या बोल सकते हैं कृषि उपज मंडी जोड़े गए। छत्तीसगढ़ राज्य की 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि ई बाजार से ई नैम से जोड़ने हेतु चिन्हांकित किया गया है। प्रथम चरण जो था 19 अक्टूबर 2016 में राजनांदगांव का वर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा। द्वितीय और तृतीय चरण में ये सारे जोड़े गए, तो कुल मिला के 14 हो जाते हैं। इस पोर्टल से जुड़ने वाले, जैसे मैंने बोला कि 14 मंडियां है ना, तो कौन सी 14 मंडियां और कब जोड़ी गई, पहले चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में, वो ये पूरा नाम है। ठीक है, चलो। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भी स्थापना की गई थी प्रदेश के 11 मंडियों में क्रमशः। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस 11 मंडियों में शुरू की गई। बेमेतरा, रायगढ़, रामानुजगंज जो बलरामपुर के अंतर्गत आता है, रायपुर, बड़ौदा बाजार। कैसे याद करेंगे, देखो इतने सारे नाम तो है, तो इसको आप संभाग वाइज करें कि रायपुर संभाग से कितना। देखो रायपुर संभाग से बात कर ले तो बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर खुद, ये नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा बिलासपुर संभाग से बात करें तो बिलासपुर, शक्ति, ठीक, ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। दुर्ग संभाग की बात करोगे तो दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, ये सब आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, ये बिलासपुर संभाग में रायगढ़, मतलब इसको आप सेट कर लेना, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ऐसे करके उसके सामने नाम लिखते जाना, तो यहीं पर आपके नोट्स बनाने का कला सामने आता है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को रट के चले गए, याद नहीं होगा, संभाग के हिसाब से करके जाओ तो याद रहेगा, रायपुर से ये, बिलासपुर से ये, ऐसा। तो इस तरीके से 11 मंडियां ध्यान में रख लेना। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, वो सारी संरचनाएं और सुविधाएं होंगी जिसमें जाके मिट्टी का परीक्षण किया जा सकेगा। फिर से वही बात, मिट्टी का हेल्थ चेकअप करना है ना, तो हेल्थ सॉइल कार्ड योजना ना वो अलग है, उसे एक कार्ड जारी किया जाएगा कि क्या क्या कमी है, परीक्षण करवाने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाना पड़ेगा। करेक्ट। चलो, इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापना किया गया है। केवल ऐसा नहीं कि 11 मंडियां, 111 मिनी प्रयोगशाला भी स्थापित किया गया है। करेक्ट। लैब स्टेब्लिश, प्रयोगशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, ठीक है, लैब। चलो, फल सब्जी मंडी कुल प्रदेश में कितने हैं, 6 फल सब्जी मंडी 6 है। रायपुर में है, एक बिलासपुर में है, एक दुर्ग में है, दुर्ग के अंतर्गत ही राजनांदगांव, ध्यान रख लेना। पखांजूर मतलब क्या, बस्तर के अंतर्गत, कांकेर वाला क्षेत्र के अंतर्गत, और एक रायगढ़। ठीक है, तो रायपुर संभाग से एक खुद रायपुर, बिलासपुर से 2 बिलासपुर और रायगढ़, और दुर्ग से 2 और बस्तर से 1, संभाग के अनुसार अगर मैं बता रहा हूं आपको। लोकार्पण अगला प्रस्तावित है धमधा, ठीक, पत्थलगांव, गंडई। फल सब्जी की विपणन हेतु सुविधाजनक फल सब्जी मंडियों की स्थापना की गई। ओके, बढ़ते हैं। चीजें अपने काम की पकड़िए, चीजें अपने काम की पकड़िए, स्पीड से ही हम रिवीजन कर रहे हैं। एग मार्क नेट पोर्टल विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार के द्वारा, जिसको MRIN के नाम से जानते हैं, मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क योजना अंतर्गत मंडी उप मंडी को कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप एगमार्क नेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से छत्तीसगढ़ प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडियों के दैनिक आवक और भाव की जानकारी एग मार्कनेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। एग मार्क नेट एक्चुअली ऐसा है, तो एग मार्क नेट पोर्टल। किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण, तो किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, ताकि बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, वो हट जाए। क्योंकि ये बिचौलिया जो मीडिएटर्स रहते हैं, यही ज्यादा पैसा खाते हैं कमीशन वगैरह के तौर पे, तो इसको समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये ध्यान में रखना, किसानों को उचित मूल्य मिल सके डायरेक्ट। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं कि ग्राहकों को फायदा नहीं होगा, ग्राहकों को भी फायदा होगा, कम पैसे में मिलेंगे। अभी क्या करते हैं, किसान अपना प्राइस रखता है, फिर बिचौलिए उसमें कुछ प्राइस ऐड कर देते हैं, तो वो ज्यादा भाव में मिलता है। तो यहाँ पर अगर किसानों और ग्राहकों के मध्य सीधा संबंध बैठेगा, तो किसान अपना जिस रेट में बेचेंगे, तो थोड़ा सा किसान भी अपना प्राइस हाइक कर सकता है, और उसके बाद भी ग्राहकों को जो जिस प्राइस में मिलेगा वो उस प्राइस से कम रहेगा जब बिचौलिए बीच में आ जाते हैं। उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल सब्जियां प्रदान करने और किसानों को तकनीकी सूचना प्रचार प्रसार केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से भी है ये।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचना की संख्या कितनी है? 9। ये सारी चीजें ध्यान रखते चले, उद्देश्य भी ध्यान रखते चले। क्रय विक्रय प्रारंभ आप देख सकते हैं, लेकिन ये अभी के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, चाहे तो आप देख सकते हैं, बाकी मुझे अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, कहां डेफिनेटली शुरू हुआ ये देख सकते हैं, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां शुरू हुआ ये देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलो अब लोकार्पण किसका किसका? बिलासपुर, बुरम, केला, चिखली, रायगढ़ के अंतर्गत लोकार्पण किए जाना है। कृषि अधोसंरचना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ये किस सरकार पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी सरकार है। सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र बाना रायपुर और राजपुर दुर्ग में स्थित है। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायगढ़, राजनांदगांव में है। पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला राजनांदगांव, रायपुर में है। एग्रो मार्केट्स या सी मार्ट जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ है? धमतरी, बेसिकली अनुबंधित जो है, ठीक है, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा के द्वारा। तो भैया कहां पर क्या क्या है इसको ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर किससे संबंधित कौन सी चीजें, कौन से प्रयोगशाला, सी मार्ट, ये कहां पर है, ये आप जरूर देखें। ठीक है, अब ये स्लाइड होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण कि रकबा उत्पादन किस फसल का ज्यादा है, उसका बढ़ते घटते क्रम, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहले फसलों की बात कर लेते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है, अनाज, दलहन, तिलहन, ठीक है, और फिर सबको मर्ज करके सबको ऑर्डर बताया कि किसका उत्पादन की दृष्टि से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखो रकबा और उत्पादन, ठीक है, रकबा एवं उत्पादन। तो पहले देखो बहुत बात कर रहे हैं ना रकबा की, तो पहला क्राइटेरिया देखो, दो क्राइटेरिया बात करेंगे, एक रकबा, एक उत्पादन। तो ये पहला क्राइटेरिया बोले, देखो देखो क्या है ये, रकबा का। रकबा मतलब क्षेत्रफल, जितने क्षेत्र में पैदावार हो रहा है, तो 1000 हेक्टेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन से फसल का रकबा ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसकी बात करेंगे। रकबा मतलब सिंपल कृषि क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल में कृषि किया जा रहा है, किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किया जाता है, उसके हिसाब से यह है पहले। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अनाज की बात करेंगे तो धान पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे गेहूं का रकबा ज्यादा है। ठीक है, अनाज अलग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं पहले। ठीक, तो अनाज में सबसे ज्यादा रकबा धान का है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में धान होता है, दूसरे नंबर पे गेहूं होता है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तीसरे नंबर पे मक्का का रकबा ज्यादा है अनाज में, फिर कोदो कुटकी, फिर छोटे अनाज, ज्वार, जौ। तो ये तीन तो शुरू में याद करना इजी है, अनाज की बात की केवल। दलहन की बात की तो चना का सबसे ज्यादा रकबा होता है, चना सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में होता है। दूसरे नंबर पे लाख, जिसको हम तिवड़ा कहते हैं। तीसरे नंबर पे उड़द, फिर तुअर, फिर कुल्थी, फिर मूंग मोट। तिलहन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा राई सरसों का, फिर दूसरे नंबर पे सोयाबीन का, फिर राम तिल का, ऐसा, फिर मूंगफली, फिर तिल। ये ऑर्डर ध्यान रखते चले, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आपको करना है। अब एक काम करते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। तो किसका रकबा सबसे ज्यादा होगा, तो अभी विधान सबसे पहले नंबर पे देख लो, कितना, 4,348,000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, करेक्ट। दूसरे नंबर पे आप देखोगे चना आ गया, क्यों, गेहूं क्यों नहीं आया, गेहूं का मात्र 160,000 हेक्टेयर, जबकि चना का 332,000 हेक्टेयर। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रकबा किसका हुआ, चना, और चना किसके अंतर्गत आता है, दलहन के अंतर्गत आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे सबसे अधिक रकबा लाख का, तिवड़ा का देखो 173, गेहूं से ज्यादा है अभी। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा रकबा आता है गेहूं का, फिर मक्का का, फिर छठवें नंबर पे उड़द का। क्लियर है, तो ये सभी को मिक्स करके, चाहे अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, सबको मिक्स करके जो रकबा है उसका ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुसार है मतलब। ठीक है, किस अनाज का क्षेत्रफल, उपज क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब उत्पादन के हिसाब से दूसरा कैटेगरी अब देख रहे हैं हम यहां पर, उत्पादन, कि किस फसल का उत्पादन ज्यादा है। अब उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन का क्राइटेरिया क्या होगा, 1000 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन अनाज में धान का, दूसरे नंबर पे मक्का। देखो अनाज में दूसरे नंबर पे रकबा ज्यादा था गेहूं का, लेकिन उत्पादन मक्का का ज्यादा हो रहा है। तीसरे नंबर पे गेहूं आ गया, क्लियर, फिर कोदो कुटकी, फिर छोटे अनाज, फिर ज्वार, जौ। दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन रकबा के हिसाब से भी और उत्पादन के हिसाब से भी चना ही है, दूसरे नंबर पे लाख ही है, तीसरे नंबर पे उड़द आ गया। ठीक, तिलहन में बात करें तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा, सोयाबीन का दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे राई सरसों, जबकि इस राई सरसों का जो हमने रकबा देखा था वो ज्यादा था।
करेक्ट। अब सबको मिक्स कर दो। गन्ना का अलग से ध्यान रख लेना, गन्ना की कैटेगरी अलग होती है, तीनों कैटेगरी में नहीं आती, नकदी फसल कहलाती गन्ना। गन्ना का आप उत्पादन ध्यान रख लो। करेक्ट। यहां पर भी देखो गन्ना अलग से है, गन्ने का रकबा भी है, तो गन्ने का अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। सबको मिक्स कर दें अगर, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो धान का होता है, दूसरे नंबर पे मक्का का हो जाता है। रकबा किसका ज्यादा, तो दूसरे नंबर पे चना का, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मक्के का। तीसरे नंबर पे आ गया चना, चौथे नंबर पे आ गया गेहूं, चौथे नंबर पे तो यहां पर गेहूं पहले से भी था, दोनों में चौथे नंबर पे गेहूं है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, पहले इधर मक्का आ गया, चना तीसरे नंबर पे आ गया, तो लाख तिवड़ा का उत्पादन के हिसाब से वो आ गया पांचवें नंबर पे, फिर लास्ट में गन्ना, ओवरऑल सबको मिक्स करके। ठीक है, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर तरीके से आपको बताया, रकबा के हिसाब से भी, अलग अलग कैटेगरी, अनाज दलहन तिलहन के हिसाब से भी, सबको मिक्स करके भी, और उत्पादन के हिसाब से भी। ठीक। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी की अगर बात करें, जिसमें सब्जी फल मसाला औषधि ये सब आते हैं, तो वर्ष 22-23 के अनुसार, ठीक है, उद्यानिकी फसलों का जो रकबा है, रकबा ये क्षेत्रफल है, सब्जी सबसे अधिक क्षेत्रफल में हुआ, दूसरे नंबर पे फल, तीसरे नंबर पे मसाला, चौथे नंबर पे पुष्प, फिर औषधि। सेम ऑर्डर उत्पादन का भी है, सबसे ज्यादा उत्पादन सब्जियों का होता है, फिर फल का होता है, फिर मसाला, फिर पुष्प का, फूलों का, और फिर औषधि सुगंधित फसल को। ठीक है, तो सेम है दोनों। करेक्ट। आगे बढ़े, चलो। जल संसाधन की बात करें तो भौगोलिक वितरण एवं उपलब्ध जल, ये डेटा आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये पीडीएफ सुनो। अब एक बात और इंपॉर्टेंट, अभी कृषि से संबंधित जो जितनी बातें यहां तक होनी चाहिए थी ये हो चुकी है, इसके आगे फिर ना ये जल संसाधन से संबंधित बातें हैं, डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वीडियो की लेंथ को उतना बढ़ाया ना जाए। ठीक है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है ना, तो पहले के जो आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो उपलब्ध है, कृषि नाम से सर्च कर लेना, आजाद अकेडमी, सॉरी आजाद सीजीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध है। तो इसके सारे एक्सप्लेनेशन है, डेटा बस चेंज हुआ है, एक्सप्लेनेशन सारे किए मैंने, सिर्फ डेटा चेंज करना है। तो अभी आपके पास इतना टाइम है भी नहीं कि आप वीडियो के माध्यम से ही पूरा पढ़ते जाओ, एक एक घंटे का वीडियो। तो मैं क्या कर रहा हूं, वीडियो की लेंथ को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन ये सारे जो आपके आंकड़े हैं ये आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा इसी पीडीएफ के माध्यम से। कहां पर, आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप। ये पीडीएफ में ऑलरेडी जब आप वीडियो देख रहे होंगे अपलोड करवाया जा चुका होगा, लेकिन इसी ऐप पर आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, जो फ्री स्टडी मटेरियल या फिर फ्री कंटेंट के अंतर्गत वो आपको वहां पर वो दिख जाएगा। तो मैं इसको आपको आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप में ये पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, जिसके माध्यम से आपको ये पढ़ना है। क्लियर है। तो ये सब परियोजना पशुधन वगैरह ना आप एक एक बार देखते चलिएगा, ये पीडीएफ में सारी चीजें कवर है। मुझे लगता है जितनी चीजें कवर करनी चाहिए थी एक्सप्लेन करते हुए मैंने कर दी है, बाकी फिर आपको एक एक बार इस पीडीएफ के माध्यम से रीड कर लेना है, आपका कृषि वाला चैप्टर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये पीडीएफ कहां, आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप। इसके पहले का आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो किसी को वो पीडीएफ नहीं मिलता है कि कहां पर है, तो इसको ना मैं एक काम करूंगा कि कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करते हुए बता दूंगा कि वो पीडीएफ कहां पर मिलेगा अगर किसी को नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो पीडीएफ का एक सेक्शन है वहां पर, वही पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। क्लियर, नहीं मिलता है मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, उसके बाद भी नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में जो कल लेकर आऊंगा उसमें बता दूंगा कि ये कहां पर है आपको मोबाइल में दिखाते हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।